हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज हम राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 पढ़ेंगे और ये लास्ट नियम अपने बच्चा है। बाकी सब तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, सारा पार्ट ही। और इस नियम को मैं आपको ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ और आपने वैसे पढ़ लिया होगा इसको। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक पढ़ लें इसको मेरे साथ ही, और अगर पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों, कल आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन डाल दी गई थी एसएसओ आईडी पर और 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा पेपर आप करके आए। और ये नियम अब आप मेरे साथ एक बार पढ़ लो। मैं आपको इसमें ट्रिक्स बता दूंगी जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अधिनियम संख्या 18 की धारा 51 और 52 के साथ पठित धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात तो 51 में मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने ऐसे याद करवाया था कि हम 51 से ऐसे याद रखेंगे। एक बारी मेरे पास बेट, तो 51 में क्या है, नगर पालिका की बैठकों के बारे में है। और 52 में मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि बावला हो गया कि क्या हमेशा अधिकार मांगता रहता है, विशेष अधिकार मांगता रहता है। तो व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार किसमें है, 52 में है। तो इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जो है नियम बनाती है। तो नियम 1 क्या कहता है, तो हमने अभी जितने भी नियम पढ़े हैं या नगर पालिका एक्ट पढ़ा है तो उसमें धारा 1 अपने को संक्षिप्त नाम प्रारंभ प्रचार के बारे में बताती है। और जो हमने 2 नियम पढ़े थे अभी लेटेस्ट में, उनमें भी नियम 1 यही कहता था, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इसमें भी यही है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो इन नियमों का नाम राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 है। और ये जो है प्रकाशन की तारीख जब राजपत्र में इनको प्रकाशन किया जाएगा तब से ये जो है लागू होंगे। और दूसरा नियम कहता है परिभाषा। तो अभी तक हमने नियम 2 में परिभाषा ही पढ़ी है। जितने भी नियम है वो 2 जो है परिभाषा के बारे में ही बताते हैं। तो परिभाषा इसमें 5 शब्द है। अधिनियम से हम समझे कि ये 2009 का अधिनियम है। बैठक से हम समझे नगर पालिका की बैठकों के बारे में। प्रस्ताव से हम समझे कि जो भी नगर पालिका के विचारार्थ रखा गया कोई भी प्रस्ताव है वो जो है प्रस्ताव कहलाएगा। नगर पालिका से हम समझे नगर निगम भी शामिल है इसमें, नगर पालिका परिषद भी शामिल है और नगर पालिका बोर्ड भी शामिल है। पीठासीन अधिकारी से हम समझे अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों ही अनुपस्थित है तो ऐसी बैठक में उपस्थित कोई भी सदस्य जो है पीठासीन अधिकारी कहलाएगा। इसमें प्रयुक्त किए गए परिभाषित ये रहने दे आप। नियम 3, अब नियम 3 कहता है नगर पालिका की बैठकें। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि 3 जने मिल गए, 3 जने अब एक दूसरे कहते हैं लाओ आ बैठ बातें करते हैं, आ बैठ बातें करते हैं। तो 3 जने मिलके एक दूसरे क्या कहते हैं, आ बैठ बातें करते हैं। तो बैठ के बारे में किसने बताया गया, नियम 3 में बताया गया। तो नियम 3 जने मिलके कहते हैं कि आ बैठ बातें करते हैं। तो नगर पालिका की बैठ किसमें, नियम 3 में है। तो नियम 3 हमें बताता है कि जो 1 वर्ष में 12 बैठकें होगी, यानी 2 महीने में 1 बैठक होगी और पूरे वर्ष में जो है 12 बैठकें होगी। न्यूनतम 6 बैठकें होगी। पूरे वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होगी, यानी 12 महीने होते हैं तो 6 बैठक होगी, 2 महीने में 1 बैठक होगी। और अर्जेंट बैठक बुलानी है तो अर्जेंट बैठक भी जो है अध्यक्ष बुला सकेगा। उसके लिए चाहिए 1/3 सदस्यों की हस्ताक्षर चाहिए। अगर वो अनुरोध करते हैं 1/3 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके अध्यक्ष की बैठक बुलानी है तो जो है अध्यक्ष 7 दिनों के अंदर अंदर बैठक बुला सकेगा। और अगर वो 7 दिनों के अंदर अंदर बैठक नहीं बुलाता है तो फिर जो सीईओ है वो 10 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। इसमें ये बात बताई गई है। और नगर पालिका कार्यालय में ही आयोजित होगी नगर पालिका की बैठकें। ये आप ध्यान रखें, ऐसे नहीं कहीं होटल में करवा ले मीटिंग या बैठक इसकी, तो ये नहीं होगा। ओनली फॉर जो है नगर पालिका कार्यालय में ही बैठक बुलाई जाएगी। और बैठकों की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करेगा और जनता के लिए खुली रहेगी वैसे तो बैठक। अगर अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात होने वाली है जिसमें जनता को शामिल नहीं किया जाए तो वो जनता का जो प्रवेश है निषिद्ध भी कर सकता है, यानी नो एंट्री कर सकता है जनता के लिए। तो हमने क्या पढ़ा कि जो 1 वर्ष है उसमें 6 बैठकें होगी, यानी 2 महीने में 1 बैठक होगी और 12 महीनों में 6 बैठकें होनी है। तो ये आपको याद रखना है। अब है नियम 4 कहता है बैठक की सूचना। तो 4 से तैयार आप याद रख लें, तैयार होने के लिए टाइम लगता है तो इसकी पहले ही सूचना दो आप। ये कहीं चलना है इसलिए हमें 4 में याद रखना है, तैयार होने में टाइम लगता है इसलिए पहले ही इसकी सूचना दो। तो बैठक की सूचना जो है आपको 6 दिन पहले दी जाएगी। तो 6 दिन पहले आपको बैठक की सूचना दी जाएगी। और कोई अर्जेंट बैठक हो रही है तो 48 घंटों से पूर्व आपको जो है सूचना दी जाएगी। और
जो है 48 घंटों से कम नहीं होगी, तो 48 घंटे के अंदर अंदर तो आपको सूचना देनी पड़ेगी, मतलब 48 घंटे से पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई बैठक होने वाली है। और सूचना कहाँ दी जाएगी, तो कि जो सदस्य है उसके निवास स्थान पर दी जाएगी, और जहाँ वो कारोबार करता है कारोबार स्थल पर दी जाएगी, या फिर डाक के द्वारा भेजी जाएगी बैठक की सूचना। और नियम 5 कहता है बैठक की कार्यसूची के बारे में, तो आप इसको ऐसे याद रखना कि भाई 5 लोग आ गए, अब वो कार्यसूची बनाएंगे, एजेंडा बनाएंगे, क्या किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम नियम 5 को याद कर लेंगे। अब इसमें क्या है, कार्यसूची में जो भी अध्यक्ष को लगेगा कि ये विषय शामिल किया जाना चाहिए तो शामिल करेगा। अगर अध्यक्ष को लगता है कि इस विषय को कार्यसूची से हटाना है तो वो हटा भी सकेगा। तो ये सब अध्यक्ष के ऊपर है। अब नियम 6 करता है प्रश्न। नियम 6 क्या करता है, प्रश्न। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, मैंने आपको जयपुरी भाषा में बताया था कि 6 को 6 बोलते हैं। तो मेरा भी प्रश्न 6, मेरा भी प्रश्न 6। क्या प्रश्न 6, तो कोई भी प्रश्न होगा सदस्य कर सकता है अध्यक्ष से, तो अध्यक्ष को क्या करेगा, अध्यक्ष 15 दिन के अंदर अंदर उसको जवाब दे देगा। अगर वो 15 दिन में आगामी बैठक में जवाब नहीं देता है तो वो जो है अगली बैठक में उसको मौखिक उत्तर दे देगा। तो ये नियम 6 में कहता है, मेरा भी प्रश्न 6। अब नियम 7 कहता है बैठक की गणपूर्ति। तो इसको ऐसे याद रख लेना, साथ साथ बैठने के लिए लोग तो चाहिए ना, गणपूर्ति तो चाहिए साथ साथ बैठने के लिए, तो साथ साथ बैठने के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो बैठक की गणपूर्ति किस में है, नियम 7 में। तो इसमें 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। अब नियम 8 कहता है कि गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगित होना। तो नियम 8 को ऐसे याद रखेंगे कि 8 से हमने पहले भी याद रखा कि 2-2 हाथ हो जाते हैं लोग, तो 2-2 हाथ हो गए बैठक में लोग, तो स्थगित हो गई बैठक। 2-2 हाथ हो गए तो स्थगित हो गई। तो आप ऐसे याद, वैसे तो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो रही है, लेकिन आप ऐसे याद रख लेना, नियम 8 अपने को याद रखना है, इसलिए 2-2 हाथ हो गए थे लोग बैठक में, इसलिए वो स्थगित हो गई। तो अगर 1 घंटे के भीतर अगर 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो बैठक स्थगित हो जाएगी। और अगर अध्यक्ष जो है सबकी सहमति ले लेता है कि हम 1 घंटा और वेट कर लेते हैं तो वो वेट कर लिया जाएगा 1 घंटा एक्स्ट्रा। अगर उसमें भी अगर सदस्य नहीं आते हैं पूरे 1/3 सदस्य तो भी बैठक स्थगित कर दी जाएगी। तो ये सब अध्यक्ष का काम है। अब है 9 विनिश्चय। तो इसमें 9 में हम ऐसे याद रख लेंगे कि जो अध्यक्ष है वो कह रहा है कि 9 मेरा निर्णय ही अंतिम होगा। जो है 50-50 हो जाते हैं ना, कई बार ऐसा प्रस्ताव होता है जिसपे आधे सदस्य इधर होते हैं एक साइड में, आधे इधर होते हैं, मतलब आधे यस में होते हैं, आधे नो में होते हैं। तो अब क्या माना जाए, तो ऐसे में जो अध्यक्ष है वो कहेगा 9 मेरा निश्चय जो है, मेरा निश्चय अंतिम है, मेरा निर्णय अंतिम है। तो जब 50-50 मामला हो जाता है तब निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, अध्यक्ष को है। तो ये नियम 9 में बताता है। नियम 10 कहता है कोई भी मत के लिए प्रस्ताव रखने का ढंग। तो जब अध्यक्ष है ना कोई भी प्रस्ताव रखता है तो सभी सदस्यों को बोल देगा कि भाई हाथ खड़े कर दो अपने, हाँ में कौन है, ना में कौन है। तो फिर वो गिनती कर लेगा कि हाँ में इतने सदस्य हैं और ना में इतने सदस्य हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि नियम 10 में अध्यक्ष कह रहा है 10 तुम्हारे क्या विचार है, 10 तुम हाँ में हो कि ना में हो, 10 करता है। तो फिर वो नियम 10 से आप याद रख लेना, 10 यानी कहना। तो वो कहता है कि हाँ में कौन है, ना में कौन है, 10। अब नियम 11 बैठक का कार्यव्रत। तो नियम 11 में एक बैठक का कार्यव्रत है। तो जो बैठक है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाएगी, बैठक की कार्यवाही। और ये और क्या है इसमें, बैठक में पीठासीन अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगी और सरकार द्वारा जारी जो निर्देश है, अनुदेश या आदेश है उनका पालन किया जाएगा। तो 11 में आप ऐसे याद रख लेना कि जो भी कार्यव्रत है, जो भी कार्यवाही की जानी है वो किस प्रकार से की जानी है इसके बारे में बताया गया है। तो 11 में आप ऐसे याद रख लेना, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और कार्यवाही शुरू की, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और कार्यवाही शुरू की। और इसमें आगे बताया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी बैठक के कार्यव्रत की प्रति एक तो नगरपालिका के सभी सदस्यों को भेज देगा और एक निदेशक को भेजेगा, स्थानीय निकाय को, उप निदेशक क्षेत्रीय को और नगर निगम की दशा में खंड आयुक्त को ये भेजा जाएगा इसकी 1-1 प्रतिशत। और अन्य मामलों में संबंधित जिले के कलेक्टर को भी भेजा जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है अभी राज्य सरकार को भी भेज सकेगा वो, अगर आदेशों के प्रतिकूल समझता है, कोई ऐसी चीज हो, ऐसी सलाह हो तो वो राज्य सरकार को भी भेज सकेगा। अब है नियम 12। तो आप इसको ऐसे याद रखना ना, अगर गलत बोल दिया, अगर किसी के लिए बुरे बोल दिए तो 12 बजा देंगे, बुरे बोल दिए तो 12 बजा देंगे। तो बोलने पर कतिपय निर्बंधन, बोलने पर मनाही भी है, उसके बारे में नियम 12 बताता है। तो कोई भी सदस्य जो है ऐसा कोई भी जो नियम है या ऐसी कोई भी बात है जो न्यायालय में विचाराधीन हो, न्यायालय में चल रही हो, उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा और कोई भी जो है पर्सनल कोई कमेंट नहीं करेगा, प्रश्न व्यक्तिगत अभिकथन नहीं करेगा और जो है
ऐसी बात नहीं करेगा जिससे कि जो है उनमें कोई भी द्वेष वैमनस्य बढ़ता है सदस्यों में, तो ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा। संतापकारी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। मान हानिकारक शब्द नहीं कहेगा, यानी किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। और ऐसे कोई भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेगा जो कि नगरपालिका कार्य में बाधा डालते हो। और एक व्यक्ति को एक ही बार बोलने का जो है दिया जाएगा टाइम, ऐसे नहीं कि जो है बार बार वही एक व्यक्ति बोलता रहे। तो किसी भी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकेगा और उत्तर देने का अधिकार है। अब नेक्स्ट है, अगर कोई ऐसा सदस्य है जो पीठासीन अधिकारी के जो है आदेशों की अवज्ञा करता है तो उसको जो है बोलने से मना भी किया जा सकता है। अब है नियम 13 भाषणों की अवधि। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे, भाई तेरे भाषण की कितनी अवधि है, तेरे भाषण की इतनी अवधि है, पहले से नोट कर ले, इतने टाइम के लिए बोलना है। तो यही है कि भाई जो अपने विवेकानुसार जो पीठासीन अधिकारी है वो भाषण की अवधि तय कर सकता है। नियम 14 है, जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय में धन्य हित रखता हो तब की प्रक्रिया। तो जब कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो रहा है जिसमें कोई ऐसा सदस्य है जिसके परिवार का ही वो मैटर हो या फिर उसमें उसका कोई पर्सनल हित हो, तो इस प्रकार उसको जो है कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा उस सदस्य को। तो 14 को ऐसे याद रख लेना आप, 14 से आप ऐसे याद रख लेना, ये 14 में चाटा पड़ेगा अगर शामिल हो गए कार्यवाही में, तुम्हारा हित है और फिर भी अगर कार्यवाही में शामिल हो गए चाटा पड़ेगा। तो वो जो है विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकेगा। ऐसा कोई भी विषय हो जिसमें उस जनता पर तो लागू होता है, उसके अतिरिक्त उसमें उसके कारोबार में भी भागीदार के रूप में या उसके परिवार के सदस्य कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन्य हित रखता हो। पीठासीन प्राधिकारी अभिलिखित करने के पश्चात किसी भी सदस्य को विषय में जिसके बारे में विश्वास हो कि ऐसा सदस्य उसके धन्य हित रखता हो तो भाग लेने के लिए मना कर सकते हैं उस व्यक्ति को। अब नियम 15 कहता है दिन का क्रम। तो दिन का कार्य सामान्यतः कार्य सूची के अनुसार ही किया जाएगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो है कार्यसूची बनानी थी, 5 लोगों को कार्यसूची बनानी थी, उसके हिसाब से ही काम करना था। और 15 में भी यही है, तो 5 के आगे 1 लगा देना कि पूरे दिन में क्या क्या काम किया जाना है, क्या क्या एजेंडा तैयार करना है। कार्यसूची इसमें भी है, कार्यसूची 5 में भी थी, तो 1 आगे लगा देंगे, यानी दिन का क्रम है, पूरे दिन में कौन सी कार्यसूची कौन से विषयों पर काम करना है। अब नियम 16 है, बैठक में किए जाने वाले कार्य। तो 16 से हम याद रख लेंगे कि क्या क्या कार्य करने हैं उसके लिए हमें सलाह लेनी है, क्या क्या कार्य करने हैं उसके लिए सलाह लेनी है। 16 से 16 और बैठक में किए जाने वाले कार्य। तो दिन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किए गए किसी मामले पर पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी भी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई कार्य शामिल करना है तो पीठासीन अधिकारी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, इसका मतलब यह है। अब है, यदि पीठासीन अधिकारी समझे कि कोई कार्य जो है शामिल किया जाना है तो अगर 3/4 सदस्य सहमति दे दे तो वो भी विषय शामिल किया जा सकेगा। अब नियम 17 में तो हमेशा खतरा रहता ही है, तो बैठक का निलंबन किस में हो जाएगा, नियम 17 में हो जाएगा। तो बैठक को निलंबित कर सकता है पीठासीन अधिकारी। अभी नियम 18 कहता है व्यवस्था बनाए रखो। भाई पहले बैठक का निलंबन कर दिया था, क्यों कर दिया था, क्योंकि व्यवस्था नहीं बनाई थी। तो 8 व्यवस्था बनाई है, 8 यानी यहाँ, 8 यानी यहाँ, तो 8 से हम याद रखेंगे 18। तो 8 व्यवस्था बनानी है, तो व्यवस्था बनाई जाएगी, इसके लिए पुलिस का सहयोग भी लिया जा सकता है। नियम 19 कहता है कि अब व्यवस्था बनानी है, विशेषज्ञों को भी बुलाना है, तो उन्हें बुलाओ। किसको बुलाओ, विशेषज्ञों को बुलाओ, उन्हें बुलाओ। 19 से आपको याद रखना 19, तो कोई भी विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है जो कि तकनीकी विधि की जानकारी रखते हो। अब नियम 20 कहता है राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना, यानी बैठक बुलाना और कार्यसूची में सम्मिलित करना। तो 20 से बस उन्हें बुलाओ। अब तो 20 से हम याद रख सकेंगे बस उन्हें बुलाओ, तो बैठक आहूत करना और कार्यसूची में सम्मिलित करना। अब नियम 21 है नगर पालिका की कार्यवाही और अभिलेखों की रक्षा। अब इसको ऐसे याद रख लेना, 21 साल के हो गए, अपने अभिलेखों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, अपने रजिस्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, अपनी कार्यवाही पर ध्यान दो। तो 21 साल के हो गए, अपनी कार्यवाहियों पर ध्यान दो, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो, अपने रजिस्टरों की रक्षा करो। तो इसको हम याद रख सकते हैं। और 22 में क्या है, निरीक्षण और व्यावर्तियाँ, यानी कोई छूट हो तो उसके बारे में बात की गई। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974 इसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परंतु इस प्रकार निश्चित नियमों के अधीन आयोजित कोई भी बैठकें या किए गए कोई भी विनिश्चय जहां तक वे नियमों के से असंगत न हो, इन नियमों के अधीन आयोजित या किए गए समझे जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको 22 की 22 धाराएं याद हो गई होगी। अगर ये पूछी जाएगी एग्जाम में तो आपको मेरी ट्रिक्स याद आ जाएगी और आप देखते ही जो क्वेश्चन के आंसर पर टिक करने वाले हो। और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ एक बार और आप अच्छा एग्जाम करके आए, ऐसी मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। धन्यवाद।